टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का ये 15वां टेस्ट सीरीज है और जो टेस्ट सीरीज है वो 6 to 8 के लिए हैं और ये 15वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कल हमने देखा था यानी कि 16वां टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया गया था और इसके पहले भी 2 और जो है कि टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो बारी बारी से सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप आसानी से समझ सकते हैं किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया था। तो देख लीजिए, इसमें जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आपको पता है कि 1572 में अकबर ने कराया था और ये जो हुआ था फतेहपुर सीकरी में, यानी कि 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था अकबर के द्वारा। शालीमार बाग जो है कि ये और ये जामा मस्जिद जो है, इन दोनों का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शालीमार बाग का निर्माण हालांकि जहांगीर ने शुरू किया था अपनी बेगम नूरजहां की याद में, लेकिन उसको पूरा करने का काम शाहजहां ने कराया था। जबकि जामा मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा किया था 1656 ईस्वी में, यानी कि बादशाह नहीं किया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये कहाँ है। तो देख लीजिए, शालीमार का जो बाग है, यानी कि शालीमार बाग ये है जम्मू कश्मीर में है और इस तरीके से जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है और इन दोनों का ही निर्माण कार्य पूरा करने का काम किया था शाहजहां ने। इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। ये अगला प्रश्न है। आप ऑप्शन को देखते रहिए और सही आंसर की तलाश कीजिए। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें से कौन सा नेताजी से संबंधित नहीं है, कौन सा जो कथन है। तो देख लीजिए, इसमें ये ऑप्शन सी जो है, यानी कि वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये जो है कि नेताजी से संबंधित नहीं है। बाकी जो आप कथन देख रहे हैं ये सभी जो है कि नेताजी से संबंधित हैं। और 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को मांडले यानी कि बर्मा की जेल में भेजा गया था। जबकि ये भी उनके विषय में कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण अभी भी वो एक तरीके से कहें कि नहीं है और इसको लेकर के विभिन्न मत दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ से अगला प्रश्न देख सकते हैं कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। देख लीजिए, बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में, इसका नेतृत्व जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बाकी जो है कि जो खेड़ा का जो विद्रोह है, निष्क्रिय प्रतिरोध अधिनियम 1906, ये सभी जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बारदोली का नेतृत्व चूँकि सत्याग्रह ये किया था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वहीं पर वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार जो है कि उनको उपाधि दी थी, यानी कि महिलाओं ने उन्हें सरदार कह के पुकारा था और तब से वो वल्लभ भाई पटेल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये अगला प्रश्न आपके लिए है कि मृतकों का टीला इसमें से किस हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के लारकाना जिले यानी कि सिंध में स्थित हैं और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये मौर्य वंश के शासनकाल के समय में किया गया था और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और भी बातें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये धामेक जो स्तूप हैं ये सारनाथ में है। सारनाथ में और भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि अशोक स्तंभ हैं, भगवान बुद्ध का मंदिर है, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप हैं और इस तरीके से जैन मंदिर भी वहाँ पर हैं, चीन का मंदिर भी वहाँ पर है। और हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है। और बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये अगला प्रश्न है और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में है और ये सभी आप जानते ही होंगे। इस प्रश्न को काफ़ी बार ये पूछा जाता है। जबकि शेर शाह सूरी के विषय में हम जान सकते हैं कि उनके बचपन का नाम फरीद खान था और वह सूर वंश से संबंधित थे। और नेक्स्ट यहाँ से ये मलिक मोहम्मद जायसी, आप ये भी जान लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो शेर शाह के समकालीन थे। मकबरे से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये पूछा है शेर शाह का मकबरा है, यहाँ आप देख सकते हैं अकबर का मकबरा जो है कि वो सिकंदरा में है उत्तर प्रदेश में।
एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा उत्तर प्रदेश में है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और इसी तरह से बीबी का मकबरा यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो है कि किसने शुरू किया था। ये आप जानते होंगे कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था और बंगाल गजट के नाम से वो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है, ये अगला प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए सही जवाब है कि उसे जो है कि भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। और इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा कि संवाद कौमुदी। इसका संपादक जो है कि इसके संपादक राजा राममोहन राय थे और 1821 में उन्होंने इसका साप्ताहिक अखबार का ये प्रकाशन करना शुरू किया था। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था और आत्मीय सभा तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राममोहन राय ही थे। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और देखिए ये इसके पहले भी कई बार आपको सेट में मिलेगा, यानी कि ह्वेनसांग, यानी कि इसका भी देख लीजिएगा। ह्वेनसांग से हर्षवर्धन को मिला दीजिए, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था और लगभग 16 वर्षों तक वो भारत में रहा था। ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है जिसे हम CUकी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसके यात्रा वृत्तांत है CUकी, आप इसे याद कर सकते हैं। और एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि मृक्षक, ये दिया है कि मृक्षकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है इसके लेखक शूद्रक थे, और यानी कि ये सही जवाब इसका ऑप्शन C है। और मृक्षकटिकम का अर्थ होता है यानी कि मिट्टी की गाड़ी। और गुप्तकालीन नाटक, गुप्तकालीन जो है कि एक नाटक साहित्य हैं और इसमें ये जो है कि ये जो कहानी है यानी कि चारुदत्त, निर्धन ब्राह्मण और उज्जैन की गणिका यानी कि बसंत सेना से संबंधित ये कहानी है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मृक्षकटिकम जो है कि ये पहला संस्कृत नाटक है जिसमें राज परिवार को छोड़कर जनसाधारण वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया था। इस तरीके से आप इससे संबंधित बहुत सी बातों अभी भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। और इसका सही जवाब है कि अकबर का जहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था वो पंजाब राज्य में स्थित है, यानी कि तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जो था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी और 1556 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के निकट कलानौर नामक स्थान पर हुआ था ये। और उस समय अकबर की जो आयु थी मात्र 14 वर्ष थी। और अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया था, यानी कि 5 नवंबर 1526 को। और यहाँ से आप अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शासकों का सही काल यानी कि उनका कालक्रम बताना है कि शासकों का सही जो है कि कालानुक्रम क्या है। देख सकते हैं आप यहाँ पहला ऑप्शन है तैमूर, दूसरा मोहम्मद गजनबी है, तीसरा चंगेज़ खान है और चौथा मोहम्मद गोरी हैं। तो यहाँ से देखिए पहला जो है कि शासकों का सही ये जो कालक्रम के अनुसार हम देखें अगर उनका, तो मोहम्मद गजनबी पहले हैं, यानी कि ये पहले। और इस तरीके से उसके बाद से जो हैं कि उसके बाद हो जाएंगे आपके मोहम्मद गोरी, इसके बाद से चंगेज़ खान है और फिर उसके बाद से तैमूर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले B आएगा, फिर उसके बाद D, उसके बाद से C और उसके बाद से A, यानी कि इसका आंसर है, यानी कि इसका C आंसर हो रहा है सही। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं आप कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आप देख सकते हैं PDF थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ दूंगा इसको। ताम्र पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जिसमें जो ताम्र पाषाण काल है वो पाषाण युग के जो 3 प्रमुख काल हैं उसमें वो नहीं आता है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ताम्र पाषाण काल है वो नव पाषाण काल के बाद का कालखंड है। ये यानी कि जो पाषाण युग है जिसको हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के नाम से जानते हैं, इसमें जो पूरा पाषाण युग है उसी में ये देखिए ये पहला ऑप्शन में जो दिया गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल जिसमें आग की खोज हुई थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पाषाण काल के 3 प्रमुख काल हैं जिसमें ताम्र पाषाण युग नहीं आता है। इसका ऑप्शन इसमें से C है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी। ये 1925 में हुई थी ये घटना।
यानी कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर है। ताम ये आप जान सकते हैं कि काकोरी कांड की जो घटना है उसका नाम बदल दिया गया है, और अब उसको जो है कि ये जो सरकार आई है यानी कि उसने नाम चेंज किया है और उसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, उसका नाम कर दिया गया है। और ये जो काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी में, जहाँ जो उत्तर प्रदेश में है, और इस तरीके से इसमें सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। इसके और भी लोग थे इससे संबंधित, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह, इन सभी को फांसी दी गई थी। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था। ये 86 नंबर ये प्रश्न है, और देख लीजिए 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो 10 मई से शुरू हुआ था, और ये उस समय जो है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और ये मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 10 मई नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर है। और इस अगला प्रश्न है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच का चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, और इस तरीके से इसका राइट आंसर है 1539। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह का सदस्य था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें यूएसए, और 1939 से 1945 तक जो है कि ये दूसरा विश्व युद्ध चला था, और जिसमें 2 गुट थे, एक जो है कि ध्रुवीय राष्ट्र थे और एक थे मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर से था। नेक्स्ट है कि कागज़ का आविष्कार किसने किया था। यह अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब है यानी कि काई लुन ने उसका आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और काई लुन ने लगभग 202 ईस्वी पूर्व में हान राजवंश के समय कागज़ का आविष्कार किया था, और इसका सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था यानी कि चाइना में हुआ था, चीन में। चीन के बाद भारत में सर्वप्रथम कागज़ का निर्माण और उपयोग भी किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, ये बताना है कौन से इसमें से नहीं है। इसका सही जवाब है इसमें से देख लीजिए, इसका सही जवाब है देखिए इसमें जो वंदना शिवा जो है वो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की विजेता नहीं है, और इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि आप अगला प्रश्न देखते हैं कि उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है, और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, ये देखिए इसमें इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन है यानी कि केपलर, यानी कि 452b जो है उसे बहिर्ग्रह है और माना जाता है, जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई भी माना जाता है, और इसी को पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो हुई थी वो नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से की गई थी, और 23 जुलाई 2015 को इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि ये ग्रह होने का ऐसा उसका पता लगाया गया था। और आप इसके आगे देखते हैं आप बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखिए विभिन्न बांध दिए गए हैं और उससे संबंधित उनके राज्य भी दिए गए हैं। तो देखिएगा उसमें जो शांति सागर हैं वो केरल का युग में जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है इसमें से। बाकी जो है कि देख लीजिए आप ये स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में सही है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में भी सही है, यानी कि ये जो है ये शांति सागर जो है कि एक क्या है झील है और ये कर्नाटक में है, जबकि केरल यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। शांति सागर आप याद रख लीजिए कर्नाटका में है और एक झील है, केरल में नहीं है। यहाँ से अगला प्रश्न है कि फानी एक प्रकार का क्या है। फानी क्या है तो आप देख सकते हैं फानी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। फानी या फोनी चक्रवात का नाम जो है कि बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, और यह फानी चक्रवात जो है वो 2019 में बंगाल की खाड़ी में आया था। और आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है मिजोरम, इसका राइट आंसर होगा। और मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, और फरवरी 1927 में मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी। मिजोरम की राजधानी कहाँ है तो आइजोल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मिजोरम की राजधानी है आइजोल। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब है मिजोरम। नेक्स्ट है भारत का इको मार्क लोगो क्या है। भारत का जो इको मार्क का लोगो क्या है तो इसमें देख लीजिएगा मिट्टी का एक घड़ा जो है कि इसका सही जवाब है।
यानी कि भारत में इको मार्क लोगो योजना जो है ये 1991 से प्रारंभ की गई थी। और इको मार्क योजना है उसका उद्देश्य है कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। और सबसे पहले अगर इको लोगों की बात करें, यानी कि जो इको मार्क हैं ये लोगो सबसे पहले शुरू किया गया था जर्मनी के द्वारा 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। इन दोनों नदियों का जो संगम है ये लद्दाख में होता है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, जबकि इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। गोल्डन फाइबर किसे जानते हैं, तो जूट जो है, आप जूट को जानते हैं और इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट क्या है, तो एक रेशेदार फसल है और जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, कालीन बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े और बैग भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और इस तरीके से ये जो है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। हालांकि ये गेहूं से संबंधित एक तथ्य हैं, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है, यानी कि जो पुराना क्रमांक है, ये इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, जो 1 है, वो किस राज्य को जोड़ने का काम करता है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब है कि ये दिल्ली से अटारी को जोड़ने का काम करता है, यानी कि दिल्ली अटारी इसका राइट आंसर होगा। और वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-44 है और इसका पुराना नाम जो है कि NH-7 था। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। और सेतु भारत योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को कौन सी संधि करती है, तो 10 डिग्री जो जल संधि है ये इन दोनों को अलग करने का काम करती हैं। जबकि जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और जो 9 डिग्री चैनल है वो कवारती और मिनिकॉय के मध्य में स्थित हैं। जबकि मन्नार की खाड़ी जो है ये दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित हैं। तो आप इससे संबंधित बातों को देख सकते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि विन्सन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। ये नेक्स्ट प्रश्न है। विन्सन पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4809 जो है इसकी कुल ऊंचाई है, यानी कि 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये जो शब्द है, यानी कि ये शब्द गढ़ा गया था, यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। और भौतिक भूगोल का जो जनक है, यानी कि उसे व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है इसको, यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया गया है। जबकि भौतिक भूगोल के जनक हैं वो पेसिडोनियस को माना जाता है। और कार्ल रिटर को आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्ल रिटर, इसे जो है कि हम भूगोल का जनक मानते हैं, यानी कि इसे भूगोल का जनक तुलनात्मक भूगोल का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। सूर्य का जो बाह्यतम क्षेत्र होता है उसे कोरोना के नाम से जानते हैं। और सूर्य का जो भाग हम अपने आँखों से देखते हैं उसे प्रकाश मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि कोरोना के नाम से जानते हैं जो बाह्यतम क्षेत्र होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कावेरी जो है, ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और कावेरी नदी मैसूर पठार के दक्षिण भाग से निकलती हैं और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात हैं। और ये कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदी हैं और इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, आप देखिए और इसका सही जवाब बताइए। खारे पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और जानते हैं कि इसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो पोर्ट ब्लेयर में है। जबकि मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्ष वाला होता है, यानी कि उसमें 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं आप, 106वां प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए आप। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। तो आप देखिए इसमें से कौन सी जनजाति जो है, यानी कि ये सेंटिनली हैं, ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये संबंधित हैं। और भारत की सर्वाधिक जो 8 जनजाति हैं, यानी कि वो गोंड हैं। और
2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत में है कितनी है, तो उस पूरी जनसंख्या का 8.6% है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और उससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका सही जवाब है कि 4 जो है कि जैव विविधता वाले यानी कि बायोडाइवर्सिटी वाले हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में किया गया था, WG रोजेन के द्वारा किया गया था। और यहाँ से अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी जो है कि ये गुजरात में है, जो 1980 में राष्ट्रीय पार्क और 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा इसे दिया गया था, जो कच्छ की खाड़ी में जो पहला समुद्री उद्यान है। जबकि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब है यानी कि इसको हरिकेन का नाम दिया गया है। और हरिकेन और टाइफून चक्रवात जो है इनकी जो गति होती है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। तो इसमें देखिएगा जो टाइफून है यानी कि हरिकेन और टाइफून की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा प्रशांत महासागर में जो उठने वाली जो तथा चीन सागर में चलने वाली जो वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसी को टाइफून के नाम से भी जानते हैं। टाइफून की गति लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि हिमालय को जो है कि कई भागों में बांटा गया है, यानी कि पंजाब हिमालय और इस तरीके से आप कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यानी कि 4 हिमालय का ये उसका विभाजन किया गया है, जिसमें असम हिमालय जो है यानी कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हैं। पंजाब जो हिमालय हैं वो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच वाले क्षेत्र को, जबकि जो नेपाल हिमालय है इसको कहते हैं यानी कि काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो भाग है। जबकि एक इसमें जो होता है कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका सही जवाब है यानी कि 14 दिन उसका अवधि होता है और 14 दिनों से ज़्यादा उसको नहीं रोक सकती है, यानी कि जो राज्यसभा है उसको अधिकतम 14 दिनों के अंदर उसको लौटाना होता है। और राज्यसभा के संबंध में ये भी है कि वो धन विधेयक को यानी कि रिजेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। धन विधेयक के संबंध में जो भी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में है, जबकि धन विधेयक का उल्लेख 110 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। देखिए इसमें जो आपातकाल की जो प्रावधान लाया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जो संघीय प्रणाली है आप कह सकते हैं इसमें जो संघीय प्रणाली है वो लिया गया है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वो ये संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। जो लेखा है वो 3 भागों में तैयार होते हैं भारत के, उसमें से कौन जो है कि उसमें से एक नहीं है। देख लीजिए इसमें तो जो सहकारी निधि है, इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यानी कि ये भारतीय जो लेखा होते हैं यानी कि भारत में जो लेखा 3 भागों में तैयार होते हैं भारत सरकार के, उसमें से ये नहीं है। और जबकि ये जो लोक लेखा हैं और समेकित निधि है ये उसके मतलब अंग हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये 6 वर्ष का होता है। इसका सही जवाब है 6 वर्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा की गई है। और ये जो है कि एक तरह से संवैधानिक पद होता है। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और जब किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाती है तो सरकार जो है कि वहाँ पे वार्ड समिति का गठन करती है। और वार्ड जो समिति हैं यानी कि वार्ड कमेटी का सृजन एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर बनाया जा सकता है। और
वार्ड कमेटी नगरपालिका में बनाया जाता है जहाँ की आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो जाए। जबकि हम जानते हैं कि 74 जो अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अतिरिक्त वार्ड समिति बनाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं हम कि देखिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। और यहाँ पे जो राज्यों में संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होने का मतलब है कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि आपातकाल की घोषणा की जाती है उस राज्य में। और तब जो है कि वहाँ का शासन जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन जो करता है वो राज्यपाल करता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिवों के सहयोग से राज्यपाल वहाँ का शासन चलाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि जनगण मन को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब बता सकते हैं आप। इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को यानी कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 1911 की जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का जो प्रभार है वो किसके पास रहता है, तो ये मुख्य न्यायाधीश इसको ग्रहण करता है। और इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। तो ये प्रश्न इसके पहले भी मिला हुआ था, यानी कि 10th वाले जो देखिएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपके पास जो भी अगर राज्य व्यवस्था का या जो भी अगर क्लास 10th का ही भले ही क्यों ना हो, देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, तो एक तरीके से ज़रूरी है। ये प्रश्न वहाँ पे मिला हुआ था कि जो 86वां जो संशोधन हुआ था उसको 21A के तहत उसको जोड़ा गया था, यानी कि 2002 में। और 21A में इस बात का जिक्र किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य जो है कि उसको उपलब्ध कराएगी। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में उसको अवस्थित करना है। तो कार्यकाल के अनुसार देखें तो देखिए सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, यानी कि सबसे पहले आए थे 1982 से 87 तक रहे थे। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ से आप, ये नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वो था 1977 से 82 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 74 से 77 था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 1967 से 69 तक थे, यानी कि उनका जो कार्यकाल है देखिए सबसे पहले इसमें चौथे नंबर पे आएंगे, यानी कि आरोही क्रम में सूगी सजाना है यहाँ से घटते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले यानी कि आए थे यानी कि 4 वाले, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह, फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर उसके बाद से जाकिर हुसैन और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है कि यानी कि 74(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी और उसी के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है यानी कि ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप कितनी बार इसको देखे होंगे। यानी कि इसमें जो पिंगली बैंकिया है इसको तैयार किया था, यानी कि ऑप्शन सी है। और 1931 में कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 रंगों से बने ध्वज को स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप जो है कि वो 22 जुलाई और 1947 को इसको स्वीकार किया था। और ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है आप याद रख सकते हैं कि ये 3:2 होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे नीचे दिए गए हैं।
मौलिक अधिकार के रूप में इसमें से कौन नहीं है? तो अगला है यानी कि संभाषण का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहे हैं, यानी कि सही जवाब इसका है मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और ये प्रधानमंत्री भी भारत के रह चुके हैं। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। जबकि यहाँ से देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, बताना है कि इसमें जो है कि 500 से अधिक किसी भी विधानसभा का सदस्य संख्या नहीं होना चाहिए। और संसद में जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं। और जो विधानसभाएं होती हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। अभी बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 हैं, आप जानते होंगे ज़रूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? ये नेक्स्ट प्रश्न है और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 345 में राज्य की राजकीय भाषा से उसका संबंध किया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 345 है उसका संबंध राज्य की राजकीय भाषा से है। और जो 29 हैं, ये अनुच्छेद 29(1) जो दिया गया है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले यानी कि 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ये इसमें से सही हैं। नेक्स्ट है कि 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? ये किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? आप देख सकते हैं कि इसमें आपको याद होना चाहिए कि जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकारों से हटा करके उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में उसको रखा गया, यानी कि एक कानून बन गया वो। राइट आंसर इसका 300A है। और नेक्स्ट यहाँ से सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि PSU जो हैं और उनके स्थापना वर्षों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये देखना है। देख लीजिए, इसमें जो 1958 में जो दामोदर घाटी निगम जो है वो विकल्प सही नहीं दिया गया है, क्योंकि दामोदर घाटी नदी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 1948 को हुई थी, जबकि यहाँ पे 1958 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका ये गलत है। और नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है घरेलू कार्यों एवं एग्जिम्स कार्गों की जो है कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। ये इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। और सागरमाला परियोजना बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था 25 मार्च 2015 को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 133वां प्रश्न होगा। अब यहाँ से देखिए कि भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी लंबे हैं, आप देख सकते हैं। और इसका सही कथन की बात कर रहा था, लिख लीजिए यहाँ पे हम आंसर आपको बता देते हैं कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसकी मासिक जो है कि प्रति व्यक्ति उपभोग्य व्यय जो है वो 1407 से कम है, उसको गरीब माना जाएगा। ये उसका पैमाना तय किया गया था इसमें। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूरा नाम क्या है? ये अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है कि फॉरेन करेंसी जो है इसका सही जवाब है, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ये बॉन्ड इसका पूरा नाम है। और नेक्स्ट है कि सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है? NDC का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसका पूरा नाम होता है। इस तरीके से
और इसकी स्थापना जो की गई थी 6 अगस्त 1952 को की गई थी, यानी कि एनडीसी की स्थापना जो हुई थी। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वो कौन सा राज्य है? यानी कि केरल है, जहाँ पे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पाए जाते हैं। यानी कि केरल में तिरुवनंतपुरम है, कोचीन है, कोझिकोड है और कन्नूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में 3 हैं और भारत में अब तक 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? यानी कि जो कंपनियां होती हैं तो उसमें महारत्न, नवरत्न कंपनियां होती हैं, ये सब जो है कि दर्जा कौन देता है? तो इसका जो है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक जो है, इसका ये सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि लोक उद्यम विभाग जो होता है वो इनको जो है कि इस तरह के दर्जे देता रहता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब है यानी कि 2 लाख रुपया इसका सही जवाब है। और इस योजना की जो घोषणा हुई थी यानी कि अरुण जेटली के द्वारा 28 फरवरी 2015 को किया गया था। और नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है यानी कि इसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। और यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो इसे 15 फरवरी 2019 को मोदी के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। और यह ट्रेन जो है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, यानी कि सही जवाब है 15 फरवरी 2019। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है 141वां प्रश्न होगा। अब आप देख सकते हैं जल्दी से, समय जितना कम लगे। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का एक तरीके से केंद्रीय बैंक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और यहाँ अगला प्रश्न है कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण तथा रखरखाव किस एजेंसी ने किया है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? 2017 इसका राइट आंसर है। और 2017 में भारत जो है कि शंघाई यानी कि एससीओ में शामिल हो गया था। और 2017 में एससीओ में पाकिस्तान को भी भारत के साथ शामिल किया गया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में है। ये कथन किसका है ये बताना है। ये किस अर्थशास्त्री का ये कथन है? तो इसका सही जवाब है कि ये एडम स्मिथ का कथन है। और उपयुक्त जो कथन आप देख रहे हैं तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन भी एडम स्मिथ का ही है। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड यानी कि टिस्को जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1907 में की गई थी। और ये टाटा समूह की प्रमुख कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? जीएसटी में कौन यानी कि जो दर दिया गया है उपयुक्त में से आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा जो है कि जीएसटी के अनुसार नहीं है? तो देखिए उसमें 10% ये स्लैब में नहीं रखा गया है। जबकि जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो 0 है, 0%, 5%, 12% और 18% और 28%, यानी कि 5 उसके स्लैब बनाए गए हैं, यानी कि 0, 5, 12, 18 और 28। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगला यहाँ से प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना ये 1982 को की गई थी, जो कृषि के लिए वित्त जो है कि ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम होता है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो नाबार्ड का नाम होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? भारतीय योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? यानी कि पीसी महालनोबिस हैं। इन्हीं के मॉडल के आधार पे सेकंड जो यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। और यहाँ से 149वां प्रश्न है कि किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि 1972 का जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इसके तहत जो है ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जो है उसको ये अपराधियों को पकड़ने और उसको मुकदमा चलाने का अधिकार उसको मिला हुआ था। और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि
भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? और इसका सही जवाब है कि 1975 में से किया गया था। और ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा है उसका उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उसकी पोषण और स्वास्थ्य और मृत्यु दर में सुधार करना इसका ये मुख्य मकसद होता है। इस तरीके से आपने देखा कि क्लास 6 to 8 के लिए ये हमारा 15वां टेस्ट सीरीज था और जिसमें हम लोगों ने कम से कम ये 80 प्रश्नों का आपने देखा। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।